नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। उन्नत तकनीक से होगी उन्नत खेती, गांव के कचरे से बनेगा खाद, आलू बीज के बढ़े दामों से किसान परेशान। अब समाचार विस्तार से। कभी सिर्फ खाने के लिए अनाज, फल, सब्जी पैदा करने वाले छोटी जोत के किसान अब अपने खेती के तौर तरीके बदल रहे हैं। ये अब उन्नत किस्म के बीज बोते हैं, बाजार भाव का ध्यान रखते हैं और वैज्ञानिक सलाह भी लेते हैं। बहुत सारे प्रगतिशील किसान अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखने का प्रयास करते हैं और मिट्टी की जांच भी करवाते हैं। किसान मीडिया की वजह से जागरूक है। वो टमाटर, प्याज, फूल आदि की खेती की जानकारी पा रहे हैं। छोटा किसान भी अब पहले यह देखता है कि जो फसल वह लगा रहा है वह उसी क्षेत्र में और कितने लोगों ने लगाई है। उसके हिसाब से ही वह अपनी फसल की तैयारी करता है। अगर किसान सघन खेती करता है तो उसे अपनी भूमि का ध्यान रखना होगा, मिट्टी की भौतिक और रासायनिक दशा को बनाए रखना होगा। किसान जैविक खादों का प्रयोग नहीं कर रहा है, लंबे समय में इससे बहुत नुकसान होगा। किसानों को एक तरह की फसलों की लगातार खेती नहीं करनी चाहिए, वरना रोगों का प्रभाव बढ़ेगा। किसान को बाजार की अच्छी जानकारी रखनी चाहिए। जो फसल वो उगा रहा है वो आसपास कितने बड़े क्षेत्र में लगाई गई है या क्षेत्र में उसका कितना उत्पादन है, इसका ख्याल किसान को रखना होगा। शहर का कचरा गांव पहुंच रहा है और गांव से निकलने वाले कचरे के भी निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था न होने से लगातार इसके ढेर लग रहे हैं। इससे बीमारियां बढ़ने के साथ साथ पेयजल भी जहरीला हो रहा है। अगर घर से निकलने वाले कचरे का सही से निस्तारण कर जैविक खाद बनाई जाए तो एक ओर शहरों और गांवों से कूड़े के ढेर तो खत्म होंगे ही, दूसरी इससे बनी जैविक खाद के उपयोग से किसानों का लाभ बढ़ेगा और रासायनिक खाद का उपयोग भी कम हो सकेगा। सितंबर 2014 में आई मानवाधिकार की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते शहरीकरण की वजह से भारत में कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। देश में प्रतिदिन 1.60 लाख मीट्रिक टन यानी 16 लाख क्विंटल कचरा निकलता है। इस कचरे से रिसकर जहरीला रसायन भूमि, हवा और पानी को दूषित कर रहा है। अगर कचरे का प्रबंधन सही से किया जाए तो इसके 90% भाग से कीमती खाद बनाई जा सकती है। मंडी और कोल्ड स्टोरेज में आलू की भारी कमी के चलते प्रदेश में आलू की बुआई कर रहे छोटे किसान बढ़े हुए आलू के बीज के दामों के चलते मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जिन किसानों ने मुनाफे की संभावना के चलते अगेती आलू बोई थी, उनको डर है कि ठंड देर से पड़ने की वजह से उनकी फसल का उत्पादन घट सकता है। आलू के बीज के बढ़े हुए भाव का असर फर्रुखाबाद में स्थित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आलू मंडी में भी देखने को मिल रहा है। इस मंडी को भी आलू की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर महीने के आसपास मंडी में हर रोज 2 से 3 टन आलू आता था, पर इस साल मंडी खाली पड़ी है। 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच 10 दिन में केवल 7 टन आलू ही आया। मंडी में आलू कोल्ड स्टोरेज से आता है। किसान अपना आलू वहां जमा करा देते हैं और बोने के समय उसे निकाल लेते हैं। लेकिन इस वर्ष कोल्ड स्टोरेज में भी आलू की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर कानपुर तक करीब 350 किलोमीटर की कृषि पट्टी पर आलू सबसे बड़ी फसल है। प्रदेश के आलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। प्रदेश में फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर, मेरठ, हापुड़, रामपुर और बदायूं जैसे जिलों में आलू की वर्तमान स्थिति एक जैसी ही है। कई वर्षों से आलू के व्यापार में शामिल जानकारों का मानना है कि आलू की इस स्थिति की जिम्मेदार देश की निर्यात नीति है। इस साल पाकिस्तान को देश के आलू भंडारण का करीब 10 से 15% निर्यात किया गया। अगर यह निर्यात समय पर रुका होता तो अभी पर्याप्त भंडार होता और इतनी बुरी स्थिति ना होती। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। साल 2013 में प्रदेश में लगभग 136 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 32% था। मोदी सरकार देश में पॉली हाउस खेती बाड़ी शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार नई तकनीक से खेती के जरिए प्याज, टमाटर के दाम नियंत्रित रखने और लोगों को हर मौसम में हरी सब्जियां उपलब्ध कराना चाहती है। पॉली हाउस खेतीबाड़ी योजना पर सरकार, कॉरपोरेट क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन मिलकर अमल करेंगे।
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में पॉली हाउस खेती की शुरुआत की जाएगी। योजना के मुताबिक एक क्लस्टर में 300 पॉली हाउस यूनिट बनाए जाएंगे। प्रत्येक हाउस 100 से 250 वर्ग मीटर का होगा। इसके निर्माण पर 800 से 900 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्च आएगा। पॉली हाउस निर्माण में सरकार किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। वहीं कॉरपोरेट क्षेत्र किसानों को हाउस में खेती बाड़ी के तौर तरीके सिखाएंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा किसानों की सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने में भी एनजीओ किसानों की मदद करेंगे। प्रदेश के पशुपालकों को सुबह शाम चलने वाली बर्फीली और सर्द हवाओं से पशुओं के बचाव हेतु पशुपालन विभाग की ओर से सलाह दी गई है। पशुपालन विशेषज्ञों के मुताबिक पशुपालकों द्वारा सर्दी के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल नहीं करने के अभाव में पशुधन की उत्पादन क्षमता प्रभावित होने के साथ साथ पशु के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। याद रखें, पशु ठंड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। सर्द हवाओं से पशुओं को ठंड लगने की अधिक आशंका रहती है तथा पशुपालकों द्वारा समय पर पशुओं की देखभाल नहीं करने से निमोनिया रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसका सीधा असर पशु की उत्पादन क्षमता एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है। निमोनिया रोग होने पर पशु को तेज बुखार, जुकाम एवं खांसी, आंखें लाल होना, मुंह और नाक से पानी जैसा पतला या गाढ़ा स्राव निकलना, पशु को सांस लेने में कठिनाई तथा रोगी पशु मुंह खोलकर सांस लेने लगता है। आने वाली सर्दियों के लिए अपने आसपास के विशेषज्ञों की राय के मुताबिक ही अपने पशुओं की देखभाल करें। किसान भाइयों, तो ये थे कृषि समाचार। आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों पर। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। इलाहाबाद की मंडी में 1515 रुपए, बाराबंकी की मंडी में 1520 रुपए, कानपुर की मंडी में 1550 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल की कीमतों की बात करें तो इलाहाबाद की मंडी में 2060 रुपए, बाराबंकी की मंडी में 1990 रुपए, कानपुर की मंडी में 2150 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भावों की बात करें तो इलाहाबाद की मंडी में 3420 रुपए, बाराबंकी की मंडी में 3220 रुपए, कानपुर की मंडी में 3225 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में 3250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में आइए नजर डालते हैं आलू की कीमतों पर। इलाहाबाद की मंडी में 2550 रुपए, बाराबंकी की मंडी में 1520 रुपए, कानपुर की मंडी में 2050 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में 1950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज की कीमतों को देखें तो इलाहाबाद की मंडी में 1550 रुपए, बाराबंकी की मंडी में 1565 रुपए, कानपुर की मंडी में 1650 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आइए नजर डालते हैं केले की कीमतों पर। इलाहाबाद की मंडी में 1600 रुपए, बाराबंकी की मंडी में 1765 रुपए, कानपुर की मंडी में 1750 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में 1950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। नमस्कार, कृषि दर्शन के इस नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हर कार्यक्रम में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समय के अनुसार फसल के बारे में आपको जानकारी दें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे आलू की फसल के सामयिक कार्यक्रमों के बारे में। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है कुल भास्कर आश्रम पीजी कॉलेज इलाहाबाद के प्राध्यापक डॉक्टर RP श्रीवास्तव को। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो किसान आलू की बुआई कर चुके हैं, उनके लिए इस समय आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो किसान भाई सितंबर अक्टूबर में आलू की खेती कर चुके हैं, इस समय कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान देना जरूरी है। प्रथम यह है कि खेत में चारों ओर घूमिए, देखिए कि क्या पाला की समय है, पाला बचाइए। इस समय खेत में हल्का पानी लगाइए कि पौध में पाला न लगे। और सेकंड दूसरी पॉइंट है, हमारा बिंदु है कि जो किसान भाई नाइट्रोजन 2 हिस्सा दे चुके हैं बुआई के समय, 1 हिस्सा 50 किलो बाकी है, तो वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस समय छिड़काव कर दें। उनकी पौध 30 से 40 दिन का हो गया है और छिड़काव करें। दूसरा, जिंक सल्फेट भी आप दे सकते हैं। और आपको ये भी करना है कि खरपतवार अगर हो गया है, बथुआ है, नील घास, नील है, मोथा है, इस तरह के घास को आप खेत से निकाल दीजिए और उसमें देखिए, अगर खुरपी से अगर निराई गुराई कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एस्टाम 4 का भी छिड़काव करें, जिससे कि खरपतवार खत्म हो जाए। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई उनकी जो किसान पहले बीज बो चुके हैं, लेकिन हमारे वो किसान भाई क्या करें जिन्होंने अभी तक बीजारोपण नहीं किया है? उनको किस प्रकार कार्य करना चाहिए बीजारोपण के लिए? किसान भाइयों, आप जानते हैं कि धान काटने के बाद बहुत से किसान भाई हमारे आलू की खेती करते हैं, तो अभी भी जो मध्यम या पिछेती प्रजातियां हैं उसकी खेती कर जाए। जैसे पिछेती प्रजातियां में जो कुफरी और सौका है, बसा है कुफरी, तो आप उसकी खेती करिए। आपको मैं बताऊंगा कि पहले खेत की तैयारी करिए, उसमें 2-3 बार जुताई करिए और प्लाटा चला के उसके बाद गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जैविक खाद डालिए। इसके बाद खूब खेत की एकदम बराबर कर लीजिए, मिट्टी एकदम बिल्कुल महीन हो जानी चाहिए। उसके बाद आलू की बुआई करें। ये तो खेत की तैयारी हमने बताया। अब बीज की कैसे चुनाव करेंगे,
देखिए किसान भाइयों, बीज का चुनाव प्रमाणित बीज करें। बीज क्या होना चाहिए? अंकुरन। जैसे आप देखिए ये बीज बिल्कुल अंकुरन टाइप है और इसमें जो है ये निकले हुए हैं अंकुरन। तो किसान भाइयों अंकुरन बीज बोए। बुआई के लिए 60 सेंटीमीटर कतार की दूरी होनी चाहिए और 35 से 40 सेंटीमीटर पौध की दूरी। जो किसान भाई बड़ा आलू बोना चाहते हैं उनके लिए जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जो किसान भाई और छोटा आलू बोना चाहते हैं वो 60 इंटू 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें, क्योंकि इससे पौध और अंकुरन, बीज में अंकुरन जल्दी हो जाता है, पौध बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। इसका ध्यान रखें। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों आलू के बुआई के करते समय जो नाइट्रोजन है उसको देना ना भूलें। उसमें जैसे 1 हेक्टेयर में 150 केजी नाइट्रोजन आपको देना है तो कम से कम 2 हिस्सा नाइट्रोजन वश डाल दें उसमें। पोटास की मात्रा भी 80 केजी है तो उसको भी डालें और पोटासियम भी 100 से 120 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक डाल सकते हैं या 100 किलोग्राम भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये भी देखिए कि खेत की नमी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या वो ज़मीन में खेती न करें जहाँ पर पानी ज़्यादा लगता हो या बरसात होने पर पानी लग जाता हो, तो इसका भी ध्यान रखें और आप जो है आलू की खेती अभी कर सकते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, जिसका उत्पादन या कहिए कि आपका पूरा उपज बढ़िया से बढ़िया मिल सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ये तो हो गई शुरुआती तैयारी। इसके बाद अगला स्टेप आता है जल प्रबंधन का। तो आप थोड़ा हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि किस प्रकार जल का प्रबंधन करें जिससे कि उनको कम समय में बढ़िया फसल मिल सके। किसान भाइयों सिंचाई की बात है। जो किसान भाई आलू बो चुके हैं 25 से 40 दिन, तो 25 दिन के बाद सिंचाई करें। जो तराई वाले क्षेत्रों में 40 दिन के बाद सिंचाई करें। जो बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी है उसमें 15 से 30 दिन का अंतर पर सिंचाई करें, लेकिन सिंचाई जरूरी है। मैंने अभी बताया कि अभी ओस पाला या इस तरह गिरने के मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो अभी भी हो सकता है कि पाला गिरे, तो आप एक हल्की सिंचाई जरूर कर दें। डॉक्टर साहब ये जल प्रबंधन की बात हो गई। इसके बाद बात आती है उर्वरक की, क्योंकि अगर उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी नहीं है तो उससे फसल को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय किन उर्वरकों का किस प्रकार और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों मैं आपसे कहूँगा कि नाइट्रोजन की मात्रा जो भी है वो दीजिए, लेकिन आप पोटास भी थोड़ा मोड़ा छिड़काव करिए। ये तो रासायनिक खाद के बारे में है, लेकिन हम थोड़ा आपका हमारे ओर से कुछ मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि गोबर की खाद अगर आपके पास मिल जाए तो उसको घोल बना के पौध में छिड़काव करें, जिससे बैक्टीरिया और जो भी इस तरह का कोई कीट या रोग लगने की संभावना होगा वो गोबर की खाद रोकने की प्रतिशोधक क्षमता उसमें ज़्यादा होता है जी। और किसान भाइयों वैसे तो आप जिंक कॉपर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिंक सल्फेट का भी कर सकते हैं, जिंक के भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई अगर रासायनिक खाद नहीं है वो कंपोस्ट गोबर की खाद से भी अपना काम चला सकते, खेती कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने रोग की चर्चा करी, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के रोग लग सकते हैं और उनकी रोकथाम हमें कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों मैं रोग और कीट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए किसान भाइयों पहले तो फसल चक्र अपनाइए। फसल चक्र को अपना कर ही आलू की खेती करें। अगर फसल चक्र एक साल आपने खेत में आलू बोया तो दूसरे साल उस खेत को छोड़ दीजिए, तो आप ये तो समझ लीजिए रोग और कीट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं किसान भाइयों अगर बोना ही चाहते हैं, बार बार उसी में हर साल आलू की खेती करना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए मैं कहता हूँ कि भाई कुछ रासायनिक दवा के भी छिड़काव करें, कुछ जैविक दवा के भी छिड़काव करें, कुछ कंपोस्ट गोबर की खाद के भी घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कीट
अभी कीट के बारे में बात करूंगा, जैसे चायपा कीट है, कतरने वाला कीट है, हरा कीट है, सफ़ेद लट है, ये सब जितनी भी हैं इनकी लार्वा और प्यूपा काफ़ी नुकसान करते हैं पौधों को, और ये जो है कीट लग जाते हैं। तो इनके लिए मैं आपको राय दूंगा कि कम से कम आप कोई भी बाजार में रासायनिक दवा अगर मिलता है तो उसका बस छिड़काव करें, जिसके रोकथाम हो सकता है। लेकिन ये आप जानते हैं कि खाने वाला ये सब्जी है, नकदी सब्जी है, इसलिए ज़्यादा रासायनिक कीट की छिड़काव न करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हमारे आप और सभी लोगों के लिए नुकसानदायक है। मैं ये कहूँगा कि अगर अंडी की खली और गोबर कम से कम 2-3 साल सड़ी हुई गोबर मिल जाए तो वो अंडी की खली, नीम की पत्ती, इस सब मिला के उसको घोल बनाइए और घोल बनाने के बाद छान लीजिए। नीम की पत्ती को पीस सकते हैं, पीस के डाल के सबका घोल बनाइए और छानिए। शाम को समय सूरज डूबने के पहले उसमें छिड़काव करिए। मैं जानता हूं कि 90% आपका कीट का रोकथाम हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। बहुत कीमती और उपयोगी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है। और मित्रों, हम ये आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब से जो भी जानकारी आपको प्राप्त हुई आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। नमस्कार। खेतीबाड़ी के बाद आइए जानकारी लेते हैं मौसम के बारे में। मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का तापमान सामान्य रहा। मौसम विभाग की ओर से ज्ञात किए जा रहे तापमान के अनुसार इन दिनों न्यूनतम तापमान जहां 11 डिग्री चल रहा है, वहीं अधिकतम तापमान में घटत बढ़त के साथ कभी 33 तो कभी 31 डिग्री नोट किया जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अधिकतर जगहों पर धुंध छाए रहने के आसार हैं। दोपहर में गुनगुनी धूप के अलावा शाम को हल्की सर्दी रहेगी। और अब आइए नजर डालते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों के अनुमानित तापमानों पर। इलाहाबाद का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 27 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। वाराणसी का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। वहीं बरेली क्षेत्र का औसत न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 26 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। इन दिनों चल रहे तापमान से फसलों के भरपूर पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक किसानों को मौसम के अनुसार फसल की देखभाल करने के साथ समय समय पर कीट व बीमारियों से बचने के लिए फसलों को निर्धारित उपचार देना चाहिए। किसान भाइयों, तो ये थे मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।